चलिए प्रॉब्लम देखिए। पहला प्रॉब्लम है आपका ये गैस हाइड्रोजन सल्फाइड is stored in tank of 100 liter volume, 100 liter capacity at 20 degrees centigrade and 2 atm pressure. Gas pure hydrogen sulfide is stored in a tank of 100 liter capacity at 20 degrees centigrade and 2 atm pressure. Calculate the mass of gas. तो क्या है आपका? हाँ, गैस कौन सा है? गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S। मोलार मास क्या हो जाएगा इसका? 32 + 2 दैट इज क्या? 34 ग्राम पर मोल। ओके, देन व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर बताइए, प्रेशर कितना है? प्रेशर गिवन है आपका 2 atm। प्रेशर है 2 atm। ओके, देन टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि कितना हो जाएगा? 293 केल्विन हो जाएगा। ओके, देन वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम इज 100 लीटर है। पूछ क्या रहा है? मास पूछ रहा है। यानी कि अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड निकाल लें, मोलार मास मल्टीप्लाई कर दें तो मास मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT। व्हाट इज n? n के लिए क्या करना पड़ेगा? PV/RT। वैल्यू पुट करते हैं सबकी। व्हाट इज P वैल्यू? वी हैव 2। V वैल्यू, वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम इज 100 लीटर। ओके, देन R की वैल्यू 1/12, सो 1/12। देन टेम्परेचर क्या है? 293, करेक्ट? 293 केल्विन। ओके, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स निकला है। वो क्या मास पूछ रहा है? सो मास क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास, करेक्ट? Number of moles is we have 24 into 100, so 2400 divided by 293 into molar mass क्या हो जाएगा आपका? 34 है, so 34 है and this is gram। so ये वैल्यू जो आएगा आपका, आराम से बेसिक कैलकुलेशन कर लीजिए। तो इस तरीके से आप क्या मास ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड आप निकालोगे। ठीक, चलिए आगे अगला प्रश्न लिखिए। equal weights of two gases of molecular weight 4 and 40 are mixed. The pressure of mixture is 1.1 atm. Calculate the partial pressure of lighter gas in mixture। so क्या है आपका? molecular mass of gas 1 is 4, molecular mass of gas 2 is 40। let's put it gram per mole, fine। and what else we have given? We have given equal weight है, ठीक है? equal weight है। इसका भी आपका W लिया गया है, इसका भी आपका W लिया गया है। इक्वल वेट का यही मतलब है कि दोनों का सेम मास लिया गया है। इसके बाद और क्या गिवन है? टोटल प्रेशर P टोटल क्या है? 1.1 atm है। पूछ रहा है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ लाइटर गैस यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ M1 पूछ रहा है। P1 ये पूछ रहा है। कैसे करेंगे? हमारे पास डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। उसमें क्या पढ़ा था? पार्शियल प्रेशर का सम क्या होता है? टोटल प्रेशर होता है। और क्या पढ़ा था? पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ये भी पढ़ा था। तो ये बेसिक फॉर्मूला है। क्या इसके हेल्प से हम काम कर पाएंगे? जी हाँ, निकल के आ जाएगा। कैसे? x निकालना पड़ेगा। x निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। क्या हमको नंबर ऑफ मोल्स पता चलेगा? जी हाँ, पता चल सकता है। कैसे? number of moles of A, or let us write number of moles of 1 is equal to given mass W
डिवाइड बाय मोलार मास 4। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 क्या हो जाएगा, गिवन मास सेम W डिवाइड बाय मोलार मास 40। सो हमें क्या है, नंबर ऑफ मोल्स तो पता चल गया। एंड नाउ एंड टोटल क्या हो जाएगा, W बाय 4 प्लस W बाय 40 जोड़ लीजिए कितना होता है, कितना हो जाएगा, नीचे में आ गया 40 11 करेक्ट। So 11W by 40 दिस इज द टोटल नंबर, दिस ये क्या है आपका टोटल नंबर ऑफ मोल्स है। हमें छोटे वाले का पार्शियल प्रेशर निकालना है। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ स्मॉलर वन P1 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 इनटू P टोटल। P टोटल की वैल्यू पता है हमें, x1 निकालने हैं। x1 कैसे निकलेगा, x1 इज इक्वल टू n1 by n total। what is n1, n1 we have is W by 4। so W by 4 divided by n total क्या है, 11W by 4 40। तो 11W by 40 W W कैंसिल, ये 10 से कैंसिल, क्या हो जाएगा, 10 ऊपर की तरफ आ गया। so 10 by 11 10 by 11 is the mole fraction। उसके बाद मोल फ्रैक्शन की बातें आ गई। अब क्या है, वैल्यू पुट करते हैं। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ स्मॉलर वन क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 10 by 11, टोटल प्रेशर की वैल्यू 1.1। सो क्या हो जाएगा, ये 10 बार में कटा। सो P1 इज इक्वल टू 10 करेक्ट, सॉरी 1 atm। So partial pressure of the smaller or the lighter gas is 1 atm। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न लिखिए, इक्वल वेट्स ऑफ इथेन एंड हाइड्रोजन आर मिक्स्ड। इक्वल वेट ऑफ इथेन एंड हाइड्रोजन आर मिक्स्ड। इक्वल वेट ऑफ इथेन एंड हाइड्रोजन आर मिक्स्ड in an empty container at 25 degrees C। in an empty container at 25 degrees C, the fraction of total pressure exerted by hydrogen is, the fraction of total pressure exerted by hydrogen is, the fraction of total pressure exerted by hydrogen। so हमें हमसे क्या पूछ रहा है, हाइड्रोजन टोटल प्रेशर का कितना फ्रैक्शन एक्सर्ट कर रहा होगा, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय टोटल प्रेशर हमसे वो पूछना चाहता है। ठीक है, यही पूछना चाह रहा है ना, फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर, फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, टोटल प्रेशर ऑफ दैट कंटेनर पूछना चाह रहा है। तो क्या गिवन है, इक्वल वेट ऑफ इथेन एंड हाइड्रोजन। सो P प्रॉब्लम वी हैव इक्वल वेट ऑफ हाइड्रोजन है एंड ओके, मोलार मास 2 ग्राम 16 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, गिवन मास इक्वल वेट, लेट अस टेक W डिवाइडेड बाय 2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 क्या हो जाएगा, W डिवाइड बाय 16। ओके, ये दो हो गए हैं। इसके बाद बताइए क्या करेंगे, सेम प्रोसेस क्या करना है, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन के लिए आपको टोटल मोल फ्रैक्शन के लिए टोटल मोल्स चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 चाहिए होंगे। दोनों को जोड़िए, क्या है, W by 2 प्लस W by 16 क्या हो जाएगा बताइए, नीचे आ गया 16, यहाँ पे 8 आएगा। सो दिस इज 9W करेक्ट, 9W, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, पूछ क्या रहा है कि पूछ रहा है फ्रैक्शन, सो PH2 by P टोटल पूछ रहा है। ये एग्जैक्टली होता क्या है, यानी मोल फ्रैक्शन ही पूछ रहा है, वो आपसे मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है तो मोल फ्रैक्शन निकालिए। कैसे निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, XH2 और H2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, नीचे में n टोटल
ऊपर में n ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। n ऑफ हाइड्रोजन कहां से लाएंगे, W/2 गिवन है। n टोटल कहां से लाएंगे, n 9W/16। बेसिक कैलकुलेशन कर लीजिए थोड़ा सा, W गया 16 ऊपर चला जाएगा, सो 8/9। 8/9 ठीक है। सो 8/9 ये दिस इज द फ्रैक्शन यू आर गेटिंग। ओके, सो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर कोई ज्यादा आपको लग रहा है कि स्पीड फास्ट हो रहा है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, समझिए, फिर आगे बढ़े। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लिखिए। अगला प्रश्न क्या है, a gas storage tank having volume 4 liter is kept at temperature 127 degree centigrade and pressure 20 atm A gas storage tank having volume 4 liter is kept at temperature 127 degree centigrade and pressure 20 atm. Now gas is filled from the container to balloon. Gas is filled from the container to balloon of volume 2 liter at temperature 27 degree centigrade and pressure 2 atm. क्या है, गैस इज फिल्ड फ्रॉम कंटेनर टू बलून ऑफ वॉल्यूम 2 लीटर एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर 2 atm. Okay, and this process continues till the condition of balloon and container the condition of balloon and container become same. Okay, become same. Calculate total number of balloons which can be filled. Calculate total number of balloons which can be filled. Calculate total number of balloons which can be filled. ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। मैं बोलूंगा सबसे पहले आप वीडियो को रोकिए यहीं पे और इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, मैं एग्जैक्टली आपको यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम बता दूं। एक बार प्रॉब्लम आपको फिर से मैं बता दूं कि प्रॉब्लम क्या है, फिर आप लोग क्या कीजिए, एक बार वीडियो को रोकने के बाद फिर से ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, इवन तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे बोर्ड पे तो बता ही रहा हूं, फिर भी आप ट्राई कीजिए। हाँ, ओके। तो प्रॉब्लम क्या था, आपके पास एक कंटेनर है, ये कोई प्रॉब्लम है, एक कोई कंटेनर है। इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो 4 लीटर है। ओके, कंटेनर का वॉल्यूम 4 लीटर है। ये जो कंटेनर है इसका जो टेम्परेचर है 127 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, एंड व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड? प्रेशर इनसाइड इज 20 atm. ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग, आप क्या कर रहे हो, यहां से आप एक बलून लगा रहे हो। दिस इज 2 लीटर, टेम्परेचर इज 27 डिग्री सी एंड पी क्या है, प्रेशर क्या है इसका 2 atm है। पी है 2 atm है। ओके, सो आप कर क्या रहे हो, एक बलून लाया, बलून का कंडीशन ये था, बलून लाया, गैसेस क्या होंगे इसमें फिल हो जाएंगी, इसको हटा दिया। दूसरा बलून लाया, फिर इसमें गैसेस फिल हो जाएंगी, इसको हटा दिया। तीसरा बलून लाया, गैसेस फिल हो जाएंगे, इसको हटा दिया। ठीक, ऐसा हो रहा है। फिर उन्होंने क्या बोला कि ये तब तक प्रोसेस चलेगा जब तक इस बलून का कंडीशन और इस कंटेनर का कंडीशन बराबर हो जाए। जब दोनों का कंडीशन बराबर हो जाएगा, जब दोनों का कंडीशन बराबर हो जाएगा तो जो फिलिंग है, आप जो बलून फिल कर रहे हो वो वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, तो जो कंडीशन बराबर हो जाएगा तो बलून को भरना आपको रोक देना है। तो बताइए इस प्रोसेस में ऐसे कितने बलून आप भर सकते हो। ठीक है, इस प्रोसेस में आप कितने बलून आप भर सकते हो। सो टोटल नंबर ऑफ बलून्स व्हिच कैन बी फिल्ड कैलकुलेट करना है। ओके, चलिए ऐसे प्रश्न को कैसे बनाया जाए।
कैसे बनाएंगे? सिंपल सा नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके। जैसे इसकी बात करते हैं, कंटेनर की बात करते हैं, ठीक है। सो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? पीवी बाई आरटी, करेक्ट। नंबर ऑफ पीवी बाई आरटी, नंबर ऑफ मोल्स निकल के कैलकुलेट कीजिए जल्दी से। पी की वैल्यू 20, V की वैल्यू 4, देन टेम्परेचर 400, देन R की वैल्यू 1/12। सो लेट अस राइट R ओनली, R ज्यादा कुछ करना नहीं है। सो V की वैल्यू क्या थी? 4 थी ना, V की वैल्यू 4। ओके ओके, अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, इसको थोड़ा समझिए। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको गलती आंसर आना है, ये आप समझ लीजिए। इसमें बहुत सारे लोग होंगे जिसके गलती आंसर आएंगे, और आपके आंसर क्या आएंगे गलती है बताता हूं। आप क्या सोचेंगे कि यही तो गैस है जो इस कंटेनर, इस बलून में फिल हो रहा है, तो हम निकाल लेते हैं इसमें कितने मोल्स हैं, ठीक है। तो मैंने निकाल लिया दिस मच मोल्स है, फिर मैंने ये निकाल लिया कि बलून, एक बलून में कितने मोल होंगे। एक बलून की बात कर रहे हैं, वन बलून की बात कर रहे हैं। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यहां भी लगा सकते हैं। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाया, एन इज इक्वल टू पीवी बाई आरटी लगाया, और एन इज इक्वल टू क्या लगाया? 27 है, पी है क्या? 2, वी है क्या? 2, आर की वैल्यू आर है, 27 का मतलब 300 है। ओके, सो दिस इज कमिंग टू बी 4/300 आर। ओके, दिस मच मोल इस बलून में है, दिस मच मोल इस में है। तो क्या है? सिंपल है, याद है ना आप जूल में वो अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स गिनने के लिए कैसे करते थे, फोटॉन्स गिनने के लिए कैसे करते थे? तो आप बोलोगे सर जी दिस इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज द मोल्स इन एक बलून, तो दिस डिवाइड बाय दिस विल गिव यू द नंबर ऑफ बलून्स। ओके, सो आपके आंसर क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ बलून्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे बताइए? दिस इज एन कंटेनर एंड बलून, सो एन कंटेनर बाय एन बलून क्या आ रहा है आपका? देखिए 20/40, लेट्स से राइट 80 डिवाइडेड बाय 400 आर। डिवाइड किससे से कर रहे हैं? सो 4 इंटू 300 आर। सो बताइए कैसे कैसे कैलकुलेशन होगा? ये आर कैंसिल, 0 कैंसिल, देन 4 कितने बार में? 2 बार में 20, देन ये कितने 5 बार में। सो कितना आ रहा है? देखिए क्या कैलकुलेशन सही हो रहा? हाँ जी, कैलकुलेशन तो ठीक ठाक ही है। सो 15 ना, 15 आ रहा। ओके, 15 बलून्स आ रहे हैं। आंसर क्या होगा? क्या ये 15 बलून्स इज द करेक्ट आंसर? ठीक है, क्या ये 15 बलून आपका करेक्ट आंसर दे रहा है? जी नहीं, 15 बलून इज नॉट द करेक्ट आंसर। सर क्यों? क्योंकि आप एक लाइन भूल रहे हो। इन्होंने बोला था कि जब दोनों का कंडीशन सेम हो जाएगा तो हम गैस को भरना बंद कर देंगे, और आपने जो ये निकाला है, आपने जो डिवाइड किया है, इसका मतलब क्या है ये समझिए। इसका ये मतलब है कि आपने इस गैस को, इस कंटेनर के सारे गैस को निकाल के ऐसे 15 बलून में भर दिया है, करेक्ट? ये तो क्या है आपने? दिस इज द टोटल मोल्स, दिस इज द टोटल मोल्स, दिस इज द सम मोल्स इन एक बलून। तो ऐसे कितने मोल्स जो है, ऐसे टोटल मोल्स ऐसे कितने बलून में भरे जा सकते हैं? यही करते हो ना कि मान लीजिए एक डब्बी है जिसमें क्या है 20 कैंडल रखे हुए हैं, और एक छोटी डिब्बी है जिसमें 2 ही कैंडल आ सकते हैं। तो ऐसे कितने डिब्बी, छोटी डिब्बी हो सकती है कैंडल की? तो क्या करता है 20/2 दैट इज 10 छोटी छोटी डिब्बी हो सकती है 2 कैंडल वाली। ऐसे कर रहे हैं, वो यहाँ पे कर रहे हैं कि आपने क्या किया, सारे के सारे नंबर ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स को निकाल के इसमें भर दिया, ऐसे 15 बलून्स में भर दिया। हाँ, तो दिस इज द 15 इज द आंसर व्हेन ऑल द गैसेस मॉलिक्यूल्स कम्स आउट। सारे अगर निकल गए तब
पर क्या सारे निकल रहे हैं? जी नहीं, सब नहीं निकल रहे हैं। अगर आप लाइन को फिर से पढ़ोगे तो वो बोला था कि जब कंडीशन सेम हो जाए तो गैस भरना बंद कर दोगे, यानी कि जब कैसे इसकी गैस जैसे जैसे निकल रहा है प्रेशर कम होता जाएगा, टेम्परेचर इसका कम होता जाएगा, यानी कि जब इस बंदे का, इस कंटेनर का जो कंडीशन है वो 2 atm और 27 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाएगा तो आपको गैस भरना बंद करना पड़ेगा। ठीक है, उस समय पे आप गैस नहीं भर सकते, यानी उसके बाद आप गैस नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सर आप कैसे करें? तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो यहाँ तक किया था हम यही से आंसर निकालते हैं। आपने दिस इज द टोटल नंबर ऑफ बलून लाया था, हम ये निकालते हैं कि इस कंडीशन पे पहुंचने के बाद कितने बलून नहीं भरे जा सकते हैं। देख लीजिए ना, इस कंडीशन पे इसमें कितने गैस होंगे, इस कंडीशन पे इसमें कितने गैस बचे होंगे, n इज इक्वल टू क्या हो गया है, सो दिस इज 20 नॉट 20 सॉरी, दिस इज 2 atm इंटू 4 लीटर डिवाइडेड बाय 300 R। ये कितने बलून के बराबर है? देख लीजिए यहां से, दिस इज 8 बाय 300 R, this is 4 by 300 R, यानी this is equivalent to 2 balloons, correct? This is equivalent to 2 balloons, यानी कि जब कंडीशन यहाँ पे पहुंच जाएगा तो इसके अंदर कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस होगा, उतना होगा जितने 2 बलून के अंदर भरे जा सकते हैं, पर आप उसको नहीं निकाल पाओगे क्योंकि क्वेश्चन वाले ने बोल दिया कि आपको नहीं निकालना है। ठीक है, ओके, सो क्वेश्चन ने बोला कि जब कंडीशन सेम हो जाए तो बलून भरना बंद कर दीजिए। आपने बलून भरना तो बंद कर दिया, फिर भी हमने कैलकुलेट किया कि इसके अंदर बचा हुआ कितना है, तो बचा हुआ पाया कि अभी भी इसके अंदर 2 बलून जितना गैस बचा हुआ है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? सिंपल कि 15 तो हमने टोटल निकाला था, पर इस 2 को निकाल नहीं सकते हैं, इसीलिए 13 बलून को हम भर पाएंगे, बाकी के 2 बलून को नहीं भर पाएंगे। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ बलून्स फिल्ड इज इक्वल टू दिस 13। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, हो सकता है एक लाइन में कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये क्या है, आपके आंसर गलत आ सकते हैं और आपके ऑप्शन में 15 भी होगा। ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न करते हैं, क्या है अगला प्रश्न आपका? ओके, सो आपके पास एक बलून है, दूसरा बलून है और उसको क्या है, छोटी कैपिलरी से जोड़ा गया है, छोटे स्मॉल पाइप से जोड़ा गया है। कैपिलरी क्या बोले इसको, स्मॉल पाइप से बहुत इसका नेग्लिजिबल वॉल्यूम है, इस पाइप का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। ओके, तो इसमें इसका वॉल्यूम लेट अस टेक 2 लीटर, इसका वॉल्यूम यू कैन टेक लेट अस टेक 5 लीटर। ओके, एंड दो पूरा सिस्टम जो है वो T इज इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और क्या लेट अस टेक P inside this one is some 3 atm, P inside this is you can take some 6 atm। ओके, क्वेश्चन क्या है कि जब इस वॉल्व को खोला जाएगा, वॉल्व को ओपन किया जाएगा, तो सिंपल है, गैस मॉल को इधर से इधर दौड़ेंगे, भागेंगे। हाँ, तो जब वॉल्व को खोला जाएगा तो बताइए व्हाट विल बी द प्रेशर इन द सिस्टम, व्हाट विल बी द प्रेशर इन द सिस्टम। प्रश्न फिर से समझिए, एक बलून 1 है जिसकी वॉल्यूम 2 लीटर और प्रेशर 3 atm, एक बलून 2 है जिसका प्रेशर 6 atm, वॉल्यूम 5 लीटर, दोनों है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे डाल रखा है। सिंस ये क्या है, वाल्व लगा रखा है, इसलिए आपको अलग अलग प्रेशर दिख रहा है। जब वाल्व ओपन हो जाएगा तो क्या है कि यहाँ पर सिस्टम में एक ही प्रकार का प्रेशर दिखेगा, सो कैलकुलेट दैट प्रेशर, आपको वो प्रेशर कैलकुलेट करना है। ऐसे प्रश्न को बनाने का तरीका क्या है, इसको समझिए। ओके, अगर बहुत लोगों को लग रहा है सर मैं ट्राई करूं, गुड, यू शुड ट्राई इट, पॉज द वीडियो, ट्राई इट राइट नाउ, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए। तो क्या है, इसको बनाने का तरीका है
नंबर ऑफ मोल्स। अरे भाई सिंपल सी बात है, इसके अंदर कुछ नंबर ऑफ मोल्स होगा, इसके अंदर कुछ नंबर ऑफ मोल्स होगा। जब आप वॉल्व खोल भी दोगे तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, या तो यहाँ होगा नहीं तो यहाँ होगा, या सब दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इस सिस्टम से बाहर तो नहीं जा सकता है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट ही रहना है ना। तो वही चीज यहाँ पे है कि आपको पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N1 की बात करते हैं। क्या हो जाएगा, PV by RT। So what is P? P is we have 3. What is V? We have 2 divided by RT। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं, T को T लिखेंगे कैलकुलेशन इजी करने के लिए। N2 कैसे निकालेंगे, दिस इज 5 into 6 by RT। टोटल NT क्या हो जाएगा बताइए, दिस इज 6 plus 30, 6 plus 30, 36 RT। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकल कर आ गया। अब क्या करना है, अब ये ऐसा सिस्टम हो गया है, आपने वाल्व खोल दिया तो ये कुछ ऐसा हो गया है, करेक्ट, ये कुछ ऐसा सिस्टम हो गया है। सिंस इसका वॉल्यूम 0 है तो ये पूरे सिस्टम का टोटल वॉल्यूम क्या हो गया, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम मिला दीजिए तो वही सिस्टम का टोटल वॉल्यूम हो गया। तो अगर हम इस पूरे सिस्टम में प्रेशर पता करना चाहें तो कैसे पता चलेगा, हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू 5 plus 2 7 लीटर, टेम्परेचर इज इक्वल टू 27 डिग्री सी। ठीक है, और क्या पता है, V पता है, T पता है, नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 36 by RT। क्या हम निकाल सकते हैं, जी हाँ निकाल सकते हैं। P is equal to nRT, so P is equal to nRT by V। What is n की वैल्यू, 36 by RT into RT divided by what is V की वैल्यू, 7 लीटर, put 7, RT cancel, so 36 by 7। okay, so 5 point some value आएगा 5.1 या 5.180 I think is coming 5.180। तो आप देख रहे हो ना कि जब इसको खोल रहे हो तो प्रेशर समवेयर बीच में आ रहा है, 3 और 6 के बीच में आ जा रहा है प्रेशर। ओके, तो जनरल यही होता है, सही तो देखा ही जाता है। दिस इज द जनरल आपका एक्सपीरियंस भी हो सकता है कि प्रेशर क्या है, उनके बीच में ही कहीं आना चाहिए। ओके, तो जब भी इस प्रकार के जो दो बलून या दो कंटेनर को मिक्स कर देंगे, कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि ये कोई आपका वेसल है, बीच में आपका मेम्ब्रेन लगा रखा है, इधर सम कंडीशन, उसको जब इसको हटा दिया तो पूछेगा बताइए कितने प्रेशर, टोटल प्रेशर क्या होगा, फाइनल टोटल प्रेशर क्या होगा। तो ये भी प्रोसेस सेम तरीका बनाने का है। नंबर ऑफ मोल्स इसका पता कीजिए, नंबर ऑफ मोल्स इसका पता कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। फाइन, सिंस नंबर ऑफ मोल्स तो बाहर जाने वाला नहीं है तो जब वो फाइनल की बात करेंगे तो फाइनल में सेम ही नंबर ऑफ मोल्स रहना है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा कंटेनर का, इसका प्लस इसका, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। सिंस इसके वॉल्यूम को आपने नेग्लिजिबल लिया है तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2 + 5 हो जाएगा और P = 8 लगाइए, आंसर पाई। चलिए, तो ये सारी चीजें हो गई। इस प्रकार के प्रश्न आपके आते हैं, इन सबको थोड़ा सा रिवाइज करते रहिए। अब चलते हैं हम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन गिवन बाय ग्राहम्स। सो वी से ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। लास्ट लेक्चर में आपने डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर पढ़ा था, अब ग्राहम्स लॉ की बात कर लें थोड़ी। ओके, चलिए चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन प्रोसेस की। और डिफ्यूजन प्रोसेस एंड इफ्यूजन प्रोसेस की बात हम करेंगे अभी। एंड इफ्यूजन, ये बहुत ही नॉर्मल सा प्रोसेस है, ये बहुत ही प्रोसेस जो प्रोसेस है आपको अपने रियल लाइफ में, जनरल लाइफ में देखने को आराम से मिलेगा। तो खासकर डिफ्यूजन की बात करते हैं। अगर सुबह में उठूँ, अगर आपके घर में आरती होती है तो क्या है, सुबह उठते ही आपके नाकों में बहुत ही अच्छी सुगंध मिलती है, करेक्ट। सो क्यों ऐसा, एग्जैक्टली ऐसा हो क्यों रहा है, दैट इज द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स थ्रू एयर। What is diffusion? This is the mixing tendency of any gases. What is diffusion exactly? Diffusion is the mixing tendency of any gaseous molecules.
गैसेस क्या होते हैं, उनका मिक्स करने, उनकी टेंडेंसी होती है मिक्स करने की, ठीक है। जैसे आपके कपूर को किसी कॉर्नर में रख दो तो क्या होगा, आपको पूरे रूम में उसका गंध दिखेगा, आपको गंध उसको आप ऑब्जर्व कर पाओगे। क्यों? क्योंकि क्या है कि जो गैसियस जो इसका जो वेपर फॉर्म में निकल रहा है वो क्या डिफ्यूज होते होते क्या हो जाए, हर रूम में हर जगह पे चला जा रहा है। ओके, सो वह एक्चुअली क्यों हो रहा है ऐसा? ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। कौन सा? इस पार्टिकुलर गैस का प्रेशर डिफरेंस, या आप बोल सकते हो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। सो डिफ्यूजन क्यों होता है? डिफ्यूजन जनरली, डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं हम अगर, तो डिफ्यूजन होता है कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के कारण, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस या पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। पार्शियल प्रेशर, जैसे मान लीजिए अभी हमने कपूर की बात करी, तो जो कपूर का जो गैसेस मॉलिक्यूल्स जो वेपर फॉर्म में निकला था वो अभी वहां पे पार्शियल प्रेशर इज सम वैल्यू, partial pressure of that Kapoor molecule is have some value at that particular point, but रूम के उस कॉर्नर में कोई भी कपूर का वेपर फॉर्म नहीं है, so partial pressure is zero there। so आप देख सकते हो कि पार्शियल प्रेशर डिफरेंस हो गया है, तो क्या करेगा गैस, ये जो इसका वेपर फॉर्म है डिफ्यूज होते होते वहां तक पहुंचेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन डिफ्यूजन। अब बात करते हैं इफ्यूजन की। सो व्हाट इज इफ्यूजन? What is diffusion? Diffusion is leaking of gases. Diffusion is leaking of gases from a container to outside, from high pressure to low pressure region through orifice। मान लीजिए कोई एक कंटेनर है, इसके अंदर गैस फिल है, इसके अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होगा, एंड थ्रू ऑरिफिस, ऑरिफिस स्मॉल होल, करेक्ट, तो स्मॉल होल, तो ऑरिफिस से क्या है, गैस और मॉलिक्यूल्स बाहर निकलती है। अगर आपने गैस और मॉलिक्यूल्स को, गैस को यहाँ पे बंद कर रखा है, अगर स्मॉल ऑरिफिस यानी स्मॉल होल कर दिया ना, सारे गैस निकलना शुरू कर लेंगे। एंड दिस phenomena is called diffusion। this phenomena is called diffusion। ये एग्जैक्टली क्यों हो रहा है? प्रेशर डिफरेंस के कारण हो रहा है। सेम थिंग, प्रेशर डिफरेंस के कारण हो रहा है, ऐसा माना जाएगा। अभी तक हम जो पढ़ेंगे वो क्या होगा कि जो इफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है वो वैक्यूम में हो रहा है। ओके, इवन दो प्रेशर यहाँ पे क्या है, प्रेशर यहाँ पे होता है, पर द डिफरेंस इतना ज्यादा है कि आप इसे क्या मान सकते हो, आप बोल सकते हो कि जो गैस मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज हो रहा है, सॉरी गैस मॉलिक्यूल जो इफ्यूज हो रहा है बाहर की तरफ, दैट इज द इन इफ्यूजन इन वैक्यूम। ओके, अब इसको नॉर्मल तरीके से अगर समझने का मन हो आपको, तो ऐसे समझो कि मान लीजिए आप क्लास में बैठे हो, 10th या 9th में, तो कभी ना कभी आप क्लास में बैठे हो, घंटी डन 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 घंटी बजती है, किसकी? लंच की घंटी बजती है, तो आप लोग गेट खुलता नहीं कि आप लोग दौड़ से निकलना शुरू कर देते हो, करेक्ट? What exactly happening? There is a class. In class here, it's 40 students are sitting here. Since gate is closed, पढ़ाई चल रही है, तो बाहर क्या है, सारे बच्चे नहीं हैं, so बाहर pressure is zero, अंदर pressure is some value, let us take some high pressure is there अंदर क्लास के अंदर। जैसे ही किसी ने गेट खोला, लंच की घंटी बजी, सारे लोग बाहर निकलना शुरू कर देंगे, correct? And this process is called diffusion। this is the diffusion process। okay, so this is what happens। यहाँ पे अंदर प्रेशर हाई है, बाहर प्रेशर लो है, इसीलिए क्या होता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को धक्का मारता है, लात मारता है, और सबके सब बाहर की तरफ भागते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंस। ओके, अगेन this particular diffusion depends on the partial pressure of that gas। करेक्ट, जिसका पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा वो उतनी तेजी से बाहर निकलेगा, जिसका पार्शियल प्रेशर उतना कम वो उतने आराम से बाहर निकलेगा। कहने का मतलब कि जिसको लंच की बात है, जिसको भूख नहीं लगी है वो बैठा रहेगा, जिसको भूख कम लगी है वो आराम से निकलेगा, जिसको चूहे दौड़ रहे हैं पेट में वो तेजी से निकलेगा। दैट व्हाट हैपेंस हियर। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। अब एक और चीज समझ लीजिए, क्या
यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पार्टिकुलर वे, इस रास्ते पर क्या हो रहा है, दरवाजे के पास क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स यहां से बाहर निकले। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इफ्यूजन। फिर क्या होगा, ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एयर में डिफ्यूज होंगे। करेक्ट। तो जितने मान लीजिए टी टाइम में 10 मॉलिक्यूल यहां से यहां बाहर निकला, उतने ही टाइम में तो ये मॉलिक्यूल इस एयर में क्या होंगे, डिफ्यूज होंगे। यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ इफ्यूजन यहाँ पे, ठीक है, रेट ऑफ इफ्यूजन। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू रेट ऑफ इफ्यूजन। जितने मॉलिक्यूल्स यहां से बाहर निकले उतने ही मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, घुल मिल गए बाहर की तरफ आके। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू रेट ऑफ इफ्यूजन एंड बोथ आर क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों क्या होते हैं, पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट है तो आगे हम देखते हैं कि ग्राहम्स ने इसका एक लॉ दिया था, वो कैसे काम करता है। ओके, अब ये बातें तो समझ में आ गई है। थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग, जो एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कीजिए। मान लीजिए कि ये क्या है, कोई कंटेनर है, इसमें गैसेस भरे हैं एट प्रेशर P, ठीक है। ये कोई बलून है, इसमें भी गैस भरे हैं एट प्रेशर P, गैसेस आर सेम, टेम्परेचर सेम, ठीक है। ओके, अब आपने क्या किया, इस बलून को उठाकर इस कंटेनर के अंदर डाल दिया। सो अब क्या आ गया, बलून यहां पे आ गया, बलून यहां पे आ गया। And this membrane this particular membrane allows gases to follow inside and outside। मतलब कि ये पार्टिकुलर लेटर से CO2 था भरा हुआ, यहाँ पे CO2 था भरा हुआ, तो CO2 गैस को आगे पीछे आने, बाहर जाने, अंदर आने दे सकता है, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन क्या है, अलाउ करता है गैस CO2 गैस मॉलिक्यूल्स को आगे पीछे जाने के लिए, अंदर बाहर जाने के लिए। ओके, तो जब आपने क्या किया, इस बलून को उठा के इस कंटेनर में डाल दिया, तो आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है, इस बलून का साइज बढ़ेगा, इस बलून का साइज कम होगा, या ये रिमेन्स कांस्टेंट। करेक्ट। फिर से समझिए, ये कोई कंटेनर था, कंटेनर का प्रेशर P था और इसमें CO2 गैस भरे हुए थे। ये कोई बलून था, प्रेशर P था, CO2 गैस भरे, दोनों प्रेशर सेम प्रेशर। ओके, अब क्या किया गया, इसको उठा के यहां पे डाल दिया गया, कंटेनर के अंदर डाल दिया गया। तो पूछा जा रहा है कि जो ये आपका बलून है उसका साइज क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा, या रिमेन कांस्टेंट, मतलब सेम ही रहेगा, क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए क्या होगा। इवन और उन्होंने क्या बताया कि यहाँ गैसेस आगे पीछे अंदर बाहर जा सकते हैं इस मेम्ब्रेन के थ्रू। तो क्या होगा बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हैं। अब समझिए क्या हो रहा है, जब आप यहां इस बलून को उठा के अंदर डाल दिए, तो आप इस कंटेनर के वॉल्यूम के बारे में सोचिए, इस कंटेनर का वॉल्यूम के बारे में सोचिए। इस कंटेनर का जो वॉल्यूम था वो तो कम हो गया ना, करेक्ट। उस कंटेनर का जो वॉल्यूम था, यानी जो गैस मॉलिक्यूल यहां पे घूम रहे थे, उस गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम तो कम हो गया ना। वॉल्यूम डिक्रीजेस, इनिशियली वॉल्यूम V1 था, प्रेशर P1 था, अब आपने क्या किया है, वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया है इस नए बलून को लाके। मैं अभी भी कंटेनर की बात कर रहा हूं, मैं कंटेनर की बात कर रहा हूं। तो क्या हो गया है, कंटेनर में वॉल्यूम, कंटेनर की जो वॉल्यूम थी, कंटेनर के जो गैसेस और मॉलिक्यूल्स थे, उनके लिए क्या हो गया, आपने क्या किया, वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया। एक नए वाले कुछ क्या, जैसे सिंपल है, पत्थर लाके रख दिया बीच में, तो पत्थर की भी तो अपनी कुछ वॉल्यूम होगी, वो उस वॉल्यूम को छेकेगा। तो ये जो बलून है वो वॉल्यूम को छेक रहा है, उतनी वॉल्यूम तो उसने ले ली। तो क्या है, इस वाले कंटेनर की वॉल्यूम डिक्रीज हुई कि नहीं हुई, और जब वॉल्यूम डिक्रीज हुई तो यहाँ जो प्रेशर P था, क्या ये प्रेशर P रह जाएगा, जी नहीं, प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। क्यों, बॉयस लॉ, वॉल्यूम डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीज कर गया
जब प्रेशर इंक्रीज कर गया, अंदर प्रेशर P ही है, बाहर प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा वाला है, तो बताइए क्या होगा? प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर कम है, गैसेस इफ्यूज करेंगे। प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर कम है, गैसेस इफ्यूज करेंगे। इसका मतलब है CO2 गैस अंदर की तरफ आएगा, तब तक जब तक इन दोनों का प्रेशर बराबर हो जाए, यानी कि जब अंदर आएगा तो बलून क्या करेगा? एक्सपैंड करेगा। सो व्हाट इज द साइज ऑफ बलून? बलून के साइज के साथ क्या होगा? क्या करेगा? वो एक्सपैंड करेगा, इंक्रीज करेगा। बलून का साइज क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो ठीक है, तो ये जो बेसिक चीजें हैं इसको समझ लीजिए। क्या डिफ्यूजन क्या है, कैसे हो रहा है, प्रोसेस क्या है, डिफ्यूजन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मान लीजिए कि ये कोई रास्ता है, ठीक है, ये कोई रास्ता है, तो रास्ता में गैस 1 यहाँ पे खड़ा था, गैस 2 यहाँ पे खड़ा था। अगर आपसे पूछा जाए कि रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे बताएंगे, सिंपल सी बात है, फिजिक्स की बात कर लेंगे। रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब कि मॉलिक्यूल्स का स्पीड। तो अगर आपको किसी तरीके से स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल पता चल जाए, कितनी तेजी से दौड़ रहा है, तो स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल से आप क्या बता सकते हो? रेट ऑफ डिफ्यूजन बता सकते हो। अरे यही हो रहा है ना, यहाँ पे कपूर रखा था, वहां तक उसको पहुंचना था, तो कितनी तेजी से वो वहां जा रहा है। अगर हम मॉलिक्यूल की स्पीड बता दें तो क्या पता चल सकता है? क्या पता चल सकता है? मॉलिक्यूल की स्पीड के कारण हमको पता चल सकता है कि आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन कितने, उसका जो डिफ्यूजन कितने तेजी से हो रहा है। ओके, और क्या पता है आपको? आप काइनेटिक थ्योरी में आपको इसके बारे में मैं बताऊंगा अभी कि गिवन टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे दो गैसेस मॉलिक्यूल्स, दो गैसेस का काइनेटिक एनर्जी सेम होता है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम होता है अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी के ई सेम आप नोट्स हमेशा बनाते चलेंगे, के ई सेम फॉर सेम टेम्परेचर। ओके, सेम टेम्परेचर। सो KE1 is equal to KE2 half mv square half m1 v1 square 1 is equal to half m2 v2 square। करेक्ट। तो अगर आप लिखो v1 by v2 is equal to क्या हो जाएगा बताइए? m2 by m1। इसे को हमने रीअरेंज किया है, कट्टम पुट्टी किया, v को एक साइड लाया, रूट को हटाया, तो क्या बताया? स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल बताएगा रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि v1 by v2 is equal to m2 by m1 हो रहा है। क्या इसको आप लिख सकते हैं रेट ऑफ 1 by रेट ऑफ 2, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ 1 by रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ 2 is equal to क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ m2 by m1। This is equal to v1 by v2, v1 by v2 is equal to under root of m2 by m1। so इन दोनों को एक साथ लिख दिया। तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। रेट ऑफ 1 is equal to क्या होता है? रेट ऑफ 1 by रेट ऑफ 2 is equal to under root of m2 by m1। what is m2 by m1? this is the molar mass of that particular gas, molar mass of that particular gas। तो इनको जल्दी से आप नोट कीजिए, फिर हम लोग ग्राहम्स लॉ के स्टेटमेंट को देखेंगे और जो फॉर्मूला है उसको डिराइव भी करेंगे और उसके प्रश्न भी बनाएंगे। चलिए ग्राहम्स लॉ की बातें करते हैं, स्टेटमेंट को देखेंगे, स्टेटमेंट के बाद उसके प्रॉब्लम्स दोनों को देखा जाएगा। सो राइट ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। चलिए तो बात करते हैं ग्राहम्स की। उन्होंने क्या बोला था? ग्राहम्स लॉ, इन्होंने क्या बोला था कि जैसे इसके स्टेटमेंट की बात करें कि it states that
at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure, rate of effusion or diffusion, rate of effusion or diffusion is inversely proportional to the root of their densities, inversely proportional to the square root of their density. Root, it is inversely proportional to the square root of their density. यानी कि अगर आप रेट की बात कर रहे हैं, रेट की बात कर रहे हैं, so rate is inversely proportional to the square root of their density. ये चीज शायद अभी अभी हमने देखा था, अंडर रूट ऑफ डाला था ना m, pm is equal to dRT. ओके, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात तो ये कर ही रहे हैं. ओके, सो P कांस्टेंट, T कांस्टेंट, R कांस्टेंट इज दैट M इज प्रोपोर्शनल टू D. सो अगर इसको ऐसे लिखा तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R इज 1 बाय अंडर रूट ऑफ M. कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. यहां से और क्या पता चल सकता है, R1 बाय R2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ D1 D2 बाय D1 और दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2 बाय M1. ये तो हमने किया ही है, ठीक है. ओके, अब बात करते हैं किसकी, जैसे मान लीजिए ये तो कब था, जब कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात कर रहा था. जरूरी है कि प्रेशर कांस्टेंट ही हो, नहीं, पार्शियल प्रेशर चेंज भी करता है. जब पार्शियल प्रेशर चेंज कर जाता है सो रेट क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर. जितना ज्यादा, बताया था ना, जिसको जितनी भूख उतना तेजी से निकलेगा, जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा वो उसका रेट होगा. तो इसको एक और दो को एक साथ लिखने का प्रयास करेंगे. सो R इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर बाय अंडर रूट ऑफ M. ओके, सो R1 by R2 is equal to partial pressure of 1 by partial pressure of 2 into under root of M2 by M1. This is very important formula और ये एक वन ऑफ द फॉर्मूला है जो आपको डिफ्यूजन इफ्यूजन की सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. Very important. What is this? Rate of gas 1, rate of gas 2. Okay, partial pressure of 1, partial pressure of 2, M2 and M1 molar mass. क्या होगा, कभी कभी पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट होता है, P1 is equal to P2, जिसको हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, R1 by R2 is equal to under root of M2 by M1 हो जाएगा. अब आप रेट की बार बार बात कर रहे हो तो आप बोलोगे सर रेट एग्जैक्टली क्या है, रेट होता क्या, समझ लो रेट क्या होता है. रेट क्या होता है, डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम. डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम हमने बात करी थी, ये डब्बा था, इससे मॉलिक्यूल्स निकल रहा था. तो क्या हो सकता है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल गए हैं पर यूनिट टाइम, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं. सो रेट क्या हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट टाइम, ये हो सकता है. या आप ये बोलो कि 5 मिनट में इसका वॉल्यूम 10 लीटर से 5 लीटर हो गया है, सो चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट टाइम. तो आप ये भी बोल सकते हो वॉल्यूम बाय टाइम, ये भी हो सकता है. या आप कभी कभी ये बोलोगे कि मॉलिक्यूल्स यहां से यहां पहुंच गया है, 5 मीटर की दूरी तय कर लिया है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि डिस्टेंस कवर्ड बाय मॉलिक्यूल्स पर यूनिट टाइम. दिस इज रेट, दिस इज रेट. ओके, सो आप ऐसे समझो, मैं आपको क्वेश्चन फ्रेम करके बता रहा हूं कि मान लीजिए गैस 1 है, गैस 1 का N1 मॉलिक्यूल्स बाहर निकला है एट T टाइम, T1 टाइम. गैस 2 है, इसका N2 मॉलिक्यूल्स बाहर निकला है T2 टाइम में. इसका मोलार मास है M1, इसका मोलार मास है M2. तो क्या हम इस इंफॉर्मेशन से इसका हेल्प ले सकते हैं. अगर मान लीजिए प्रेशर क्या है, बराबर कर देते हैं, P प्रेशर की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, R1 by R2 इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे, R1 की वैल्यू N1 by T1, N1 by T1 डिवाइडेड बाय R2 N2 by T2, N2 by T2 is equal to क्या होगा, P1 by P2 कांस्टेंट है, सेम है, सो गया. सो आप इसको कैसे लिखोगे, अंडर रूट ऑफ M2 by M1. ये जो है ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व करता है. तो
इसका ध्यान रखेंगे। कभी क्वेश्चन पूछेगा कि हमारा 10 लीटर से 5 लीटर ऑक्सीजन हो गया, बताइए 5 मिनट में हुआ है ऐसा, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपके बराबर पूछे जाते हैं, इसको आप जल्दी से नोट कीजिए। उसके बाद हम बहुत सारे प्रश्न भी करेंगे, देखेंगे भी और कैसे मजेदार चीजें हैं। चलिए प्रॉब्लम 1-2 लिखिए, डिफ्यूजन डिफ्यूजन के प्रॉब्लम करते हैं। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डिफ्यूजन ऑफ, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2 एंड O2, SO2 एंड A2, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2 एंड O2। सो RSO2 बाय RO2 निकालना है। क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, MO2 बाई MSO2 हो जाएगा। फॉर्मूला पता कीजिए, मोलार मास पता कीजिए, क्या होता है SO2 का 32 प्लस क्या हो जाएगा, 32 प्लस 32 64 डिवाइड बाई ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा 32। सो क्या हो जाएगा, दिस इज 2 बार में गया, सो अंडर रूट 2, सो अंडर रूट 2 इज द रेशियो आपका आ जाएगा। ओके चलिए बात करते हैं, और क्या बात करें, करेक्ट है ना जी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न लिखिए, density of two gases are in ratio 1:16, density of two gases are in ratio 1:16, ratio of their diffusion is, ratio of their rate of diffusion is, so d1 by d2 is 1:16 given है। so क्या होता है r1 by r2 क्या होता है, r1 by r2 is equal to d2 by d1। ओके सो d2 by d1 कैसे निकालेंगे, d1 by d2 is 1:16, so this is 16:1, so क्या होगा अंडर रूट ऑफ 16, so 4, so 4 is the correct one, 4 is the correct answer हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी आपको प्रॉब्लम्स बहुत सारे दे रहा हूँ इसमें, तो इसके प्रॉब्लम्स करते रहिए, और आप प्रॉब्लम्स डॉट फॉरम में आपका आ गया है, डॉट फॉरम अपडेट हो चुका है, डॉट फॉरम में पूछिए प्रॉब्लम्स, और जितने ज्यादा प्रॉब्लम कीजिएगा उतना ज्यादा ही आपको दिक्कत नहीं होगा। मैं आज आपको नोट्स दे रहा हूँ, नोट्स में जो सॉल्व प्रॉब्लम मैंने कर रखे हैं आपको उसके स्टेप बाय स्टेप को देखिए, और फिर मुझसे पूछिए कि क्या आपको समझ में आया या नहीं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपके अगले लेक्चर में, तब तक